जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम एक नया चैप्टर मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति को शुरू करने वाले हैं और इसी का पहला जो टॉपिक है हमारा त्रिभुज ट्राइंगल इस लेक्चर में पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। यहां पर हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, त्रिभुज के अंग, त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप निकालने की अलग अलग विधियां। उसके बाद इस लेक्चर में अंत में मैंने होमवर्क के तौर पर पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को दिया है जिन्हें आपको हल करना है। बाद में आपको इसकी टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी जहां से आप होमवर्क भी हल कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज कहते किसे हैं? त्रिभुज की जो परिभाषा अगर आएगी तो त्रिभुज की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति, क्लोज्ड आकृति को त्रिभुज या ट्राइंगल कहा जाता है। यहां पर जैसे ये तीन बिंदु हैं और इन तीनों बिंदुओं को अगर हमने आपस में मिला दिया तो ये आपके संरेख बिंदु थे, तो कुछ नहीं, एक रेखाखंड ही बना, इससे त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ। यहां पर तीन असंरेख बिंदु हैं, हमने इनको इस तरीके से मिला दिया, तीनों आपस में मिल गए हैं, लेकिन अभी ये क्लोज नहीं है, इसको भी मिला दो, अब ये क्लोज आकृति हो गई, बंद आकृति हो गई। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? त्रिभुज कह देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिभुज के अंगों को लेकर। कोई भी त्रिभुज है, इसके क्या क्या हिस्से होते हैं, उनको बोलते क्या हैं, उनके नाम क्या है, यही त्रिभुज के अंग हो गए। यहां पर हमने एक त्रिभुज बनाया, ये जो बिंदु थे जिनसे मिलाकर त्रिभुज बना था, ये जो बिंदु थे जिनको मिलाने पर त्रिभुज बना था, इन्हें त्रिभुज के शीर्ष कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हीं को वर्टेक्स भी बोलते हैं। ये हमारे शीर्ष कहे जाते हैं। अब ये जो मिलाने पर ये जो रेखाखंड बन रहे हैं, ये कितने रेखाखंड बन रहे हैं? एक रेखाखंड AC, एक BC, एक AB। इनको हम त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। भुजा, इनको त्रिभुज की क्या कहते हैं? भुजा, या फिर इंग्लिश में कहें साइड कहते हैं। आपके तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होती हैं। अब आते हैं हम कोण पर। यहां पर हम देखेंगे एक कोण का निर्माण ये हो रहा है, एक यहां पर ये कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। तो ये जो कोण है ये अंदर की ओर बन रहे हैं, इनको हम कहते हैं त्रिभुज के अंतः कोण, इंटीरियर एंगल्स। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि त्रिभुज के ये जो तीनों अंतः कोण हैं, इनका जो जोड़ होता है, इंटीरियर एंगल्स का जोड़ आपका 180 डिग्री होता है, समेशन इंटीरियर एंगल। अब जब मैंने अंतः कोण बताया है, कोई कोण भीतर है उसी को अंतः कोण कहेंगे, तो कोई कोण बाहर भी होगा। बाहर वाले कोण को हम समझते हैं कैसे कि अगर कोई एक भुजा है BC, इसको आगे की ओर बढ़ा दिया गया तो यहां पर ये एक कोण का निर्माण हो रहा है। इस कोण को हम कहते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। ये कितने होते हैं? ये भी तीन होते हैं। एक यहां से, फिर हम इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो एक यहां पर, और हम इसको नीचे ले जाएंगे तो एक यहां पर। ये आपके तीन होते हैं। बहिष्कोणों का योग, समेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। न केवल त्रिभुज में बल्कि हर प्रकार के बहुभुज में बहिष्कोण का योग इतना ही होता है। बहुभुज की भी वीडियो मैंने आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पर भेज दी है, उसको भी आप कवर कर लेना, वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के ये कुछ अंग हो गए जो बिल्कुल बेसिक हैं। यहां पर हम त्रिभुज के कुछ अन्य अंगों की ओर भी चलते हैं। उसके लिए एक नया त्रिभुज बनाते हैं। कुछ ऐसे अंग जो हमको सदैव त्रिभुज के अंदर नहीं दिखाई देते, लेकिन कभी कभी हमें उन्हें त्रिभुज में लाना पड़ता है और उनकी गणनाएं करनी पड़ती हैं। जैसे एक शीर्ष है, इस शीर्ष से अगर हम सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, यानी कि सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाले बिंदु D को मिला दें तो इसको हम AD ये जो बनेगी, इस AD को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका, या इंग्लिश में कहें तो मीडियन कहते हैं। माध्यिका या मीडियन, ये AD। इसी तरीके से दूसरी आपकी भुजा जाएगी, ये माध्यिका जाएगी, इसको सॉरी माध्यिका है तो BE, ये दो बराबर हिस्सों में काट देंगे, इसको दो बराबर हिस्सों में। और एक और यहाँ से जाएगी C से,
माध्यिका CF, ये इसको बराबर हिस्सों में काट देगी AB को। ये तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं और इस बिंदु को हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक केंद्रक को हम अंग्रेजी में सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड। कभी कभी एग्जाम में सीधा यही प्रश्न आ जाता है कि माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक या सेंट्रॉइड बोलते हैं। माध्यिकाओं की और भी विशेषताएं होती हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इसका क्षेत्रफल पढ़ रहे होंगे। आगे हम देखते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। ये हमारा एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के कोणार्धक हम बना सकते हैं। जैसे ये कोण है, ये मान के चलिए ये कोण 60 डिग्री का है, तो हम इस कोण को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, 30 डिग्री और 30 डिग्री। तो इस को ये जो किरण है जो इसको डिवाइड करेगी, इसको हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, यानी कि कोणार्धक बोलते हैं। इसी तरीके से हमने सभी कोणों के कोणार्धक खींच लिए, तो ये भी आपके एक बिंदु पर मिलते हैं और इस बिंदु को हम अंतः केंद्र बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। अंतः केंद्र या फिर इन सेंटर बोलते हैं। क्यों अंतः केंद्र बोलते हैं? क्योंकि यहां से हम एक इस तरीके का वृत्त खींच सकते हैं जो तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाता है, यानी कि बिल्कुल त्रिभुज के अंदर ही अंदर एक हम यहां पर वृत्त खींच सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी त्रिभुज के अंग हैं जिनको समझना है। उसके लिए एक नया त्रिभुज फिर से बनाते हैं। त्रिभुज के ये शीर्ष हो गए ABC। एक शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब हमारा शीर्ष लंब कहलाता है। सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया, इसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। इंग्लिश में इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। और यहाँ पर अगर हम बाकी के शीर्ष लंब भी खींच दें तो ये शीर्ष लंब भी आपके संगामी होते हैं और इन तीनों शीर्ष लंबों का जो संगमन बिंदु होता है उसको लंब केंद्र कहा जाता है। इसी लंब केंद्र को इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। एक और केंद्र हमारा बचा हुआ है जिसको हम परिकेंद्र कहते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज ABC के लंब आर्धक को, लंब आर्धक क्या होता है, देखिए लंब और अर्धक यानी कि परपेंडिकुलर भी डालना है और जो आपका बाइसेक्ट भी करे वो भी डालना है। यानी कि ये भुजा BC है, इसका जो मध्य बिंदु है D, वहां से हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर किसी शीर्ष से होकर जाए, हो सकता है शीर्ष से होकर भी जाए और हो सकता है नहीं भी जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से खींच दिया, यहाँ पर भी हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया और यहाँ पर भी हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। ये भी एक बिंदु पर मिलते हैं और इस बिंदु को हम कहते हैं परिकेंद्र या इंग्लिश में कहें सरकम सेंटर। क्यों बोलते हैं परिकेंद्र? क्योंकि इस बिंदु की सारे शीर्षों से जो दूरी निकाली जाती है वो बराबर आती है और दूरी बराबर आ गई तो अगर हम एक वृत्त खींचेंगे वो इस परिकेंद्र को सेंटर मानते हुए तो वो इसके शीर्षों से होकर जाएगा। यानी कि ये एक तरीके का परिवृत्त हो गया जो पूरे त्रिभुज को घेर रहा है। तो ये चार हमने केंद्र समझा दिए। पेपर में प्रश्न डायरेक्टली आ जाते हैं कि बताइए आपके जो कोणार्धक हैं, जो एंगल बाइसेक्टर हैं, उनके संगमन बिंदु को क्या कहा जाता है? तो हम बोल देंगे अंतः केंद्र कहा जाता है। कोई पूछ देगा कि लंबार्धकों के संगमन बिंदु को क्या कहते हैं, तो परिकेंद्र बोल देंगे। कोई पूछ देगा माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या कहते हैं, तो केंद्रक बोल देंगे। शीर्ष लंब के संगमन बिंदु को क्या कहते हैं, तो लंब केंद्र बोल देंगे। अब हमारी बारी आ गई है त्रिभुजों के प्रकारों को पढ़ने की। त्रिभुजों के दो प्रकार हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को बांटा गया है और कोणों के आधार पर भी बांटा गया है।
भुजाओं के आधार पर बांटते हैं तो 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक विषमबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। इसका नाम ही है विषमबाहु, यानी तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हैं। इस तरीके से हमने एक त्रिभुज बनाया, ये 6 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। एक और होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन तीसरी भुजा अलग होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। साथ ही साथ अगर यहां पर हम जाने, जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं और तीनों कोण आपके 60-60 डिग्री के होते हैं। कोणों के आधार पर अगर हम वर्गीकरण देखें तो न्यून कोण त्रिभुज, जिसको एक्यूट ट्राइंगल कहते हैं, इसमें तीनों कोण आपके न्यून कोण ही होते हैं। न्यून कोण क्या होता है आपका? 0 डिग्री से बड़ा कोण और 90 डिग्री से छोटा कोण, इनके बीच में कोण का मान आएगा तो उसको न्यून कोण कहेंगे। तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, उसको न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। जब कोई एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं या राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जब एक कोण आपका 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिभुज बनने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण चरण। देखिए, चरण कह लें त्रिभुज बनने की कंडीशन, त्रिभुज बनने की कंडीशन। हालांकि ये टॉपिक आपका ज्यामिति में आता है, लेकिन मैंने सोचा कि त्रिभुज को पूरी तरीके से ही पढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर हम त्रिभुज के बारे में जितनी भी ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी जान ले रहे हैं, और जो क्षेत्रमिति यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को लेकर और परिमाप को लेकर चीज़ें हैं वो भी जान ले रहे हैं। त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या होती है? अगर आपको कोई भी 3 भुजाएं दे दे, कह दे कि एक 6 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है, इनसे त्रिभुज बना दिया गया, तो आपको एक बार की सोचना है, क्या इनसे त्रिभुज बनाया जा सकता है? क्या कुछ ऐसा नियम होता है कि भुजाओं में कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए तभी त्रिभुज बन सकता है, अन्यथा त्रिभुज नहीं बन सकता? तो दोस्तों, ऐसा नियम होता है। नियम क्या कहते हैं? नियम यह कहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो बाकी की 2 भुजाओं के जोड़ से बड़ी नहीं होगी। बड़ा कोई इतना भी नहीं हो जाएगा कि 2 लोगों से बड़ा हो जाए, यानी कि 6 + 5 यानी कि 11 से छोटी ही होगी सबसे बड़ी भुजा। यहाँ पर 6 + 5 से ये बड़ी है 12। तो यहाँ पर इन तीनों भुजाओं को लेकर त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। इसी को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कुछ लोग इसी कंडीशन को दूसरी भाषा में बोल देते हैं। वो कह देंगे कि जो सबसे छोटी भुजा है, जो कि 5 सेंटीमीटर की है, ये इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि 2 भुजाओं के अंतर से छोटी हो जाए। यहाँ पर बाकी 2 भुजाओं का अंतर 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर से छोटी हो गई, तो ये भी कंडीशन में नहीं बैठ रही है। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो करिएगा, दूसरी ऑटोमेटिक हो जाती है। अब मैं आपको जैसे उदाहरण के लिए बताऊं कि आपको चेक करना है कि 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, क्या इन तीनों भुजाओं से मिलकर एक त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो हम कैसे चेक करेंगे? हम सबसे बड़ी भुजा देखेंगे 4 सेंटीमीटर, देखेंगे कि ये बाकी के 2 के जोड़ से छोटी है क्या? बाकी के 2 का जोड़ 7 है, यानी कि ये छोटी है, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा, ये इन तीनों को मिलाकर त्रिभुज बनाया जा सकता है। इसी की जगह मैं बोल दूं 8, 4, 4, क्या इनकी मदद से त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो हम देखेंगे कि बड़ी भुजा आपकी 8 है, बाकी 2 का जोड़ भी 8 है, तो ये तो बराबर हो रहा है, यहां पर भी हम नहीं बना सकते। हमारा जस्ट छोटा होना चाहिए। अगर यहां पर 4 की जगह 5 होता तो बाकी दोनों का जोड़ 9 हो जाता और बड़ी भुजा 8 होती, यानी बड़ी भुजा छोटी है। तो यहां पर इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज बनाया जा सकता था। व्यापम में कभी कभी इस पर प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहां पर आपको बता दिया। अब आते हैं हम त्रिभुज की परिमाप पर। त्रिभुज की परिमाप क्या होती है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़। परिमाप यानी कि बाहर की माप,
यानी कि ये भुजा अगर आपकी ए सेंटीमीटर है, ये बी सेंटीमीटर है, ये सी सेंटीमीटर है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा त्रिभुज का परिमाप होता है। चलिए अब हम आ गए हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो कि है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसको हम किस तरीके से निकालते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है यथा डाटा तथा सूत्र। जैसा हमको डाटा दिया जाएगा, जैसे हमको आंकड़े दिए जाएंगे, वैसा ही सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अधिकांशतः बच्चों को केवल एक सूत्र आता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन केवल इतने से काम चलने वाला नहीं है। हम तकरीबन 9 प्रकार के सूत्र पढ़ेंगे, क्योंकि इन 9 प्रकार के सूत्रों में से किसी भी सूत्र पर प्रश्न आ जाता है। पहला सूत्र है, यदि हमको त्रिभुज का आधार दिया है और उस आधार पर लंब की लंबाई दी गई है, हमको बेस दिया गया है और उस बेस पर जो परपेंडिकुलर है वो दिया गया है। जैसे कि यहां पर ये आपका एक त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज में अगर हम देखेंगे, अगर A से BC पर एक लंब डाल दिया गया है, A से BC पर एक लंब डाल दिया गया है D, तो यहां पर इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार क्या हो गया, इस लंब के लिए आधार क्या हो गया, BC, यानी कि BC गुणा AD। यहां से भी 3 प्रकार के फॉर्मूले बन सकते हैं एक ही त्रिभुज में। कैसे? एक और फॉर्मूला कैसे बन सकता है, अभी तो हमको यहां से ए शीर्ष से शीर्ष लंब डाला गया, अगर बी शीर्ष से हम शीर्ष लंब डाल देते बीई और हमको बी की लंबाई पता होती, तो बी के लिए आधार कौन होता, बी के लिए आधार AC होता। तो हमारा सूत्र क्या हो जाता, 1/2 आधार कितना है ये AC और आपका शीर्ष लंब कितना है BE। एक और फॉर्मूला कैसे बन जाएगा आप लोग समझ सकते हैं, C से जब हम शीर्ष लंब डालेंगे AB पर तो कितना हो जाएगा, 1/2 AB आधार हो जाएगा और CF हमारा लंब हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, जो आधार हो उसी पर जो लंब है, लंब के आधार पर ही हमको गुणा करना है आपस में। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं कि हमको लंब तो दिया गया है ये AD और हमको भुजा दे दी है ये वाली 6 सेंटीमीटर, और आपने इस AD लंबाई का इस वाले 6 सेंटीमीटर में गुणा करके 1/2 कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि इस AD के लिए हमको ये नीचे वाली BC भुजा चाहिए, ये दी जाएगी तभी हम BC का गुणा AD में करेंगे, और इस AC में किसका गुणा करेंगे, यहाँ के लिए B से लंब डालेंगे तब आपस में गुणा करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो तब फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम हीरोज का फॉर्मूला बोलते हैं। यहां पर देखते हैं, ये त्रिभुज दे दिया गया है ABC, यहां पर इसकी ये वाली भुजा आपकी A है, ये वाली भुजा B है और ये वाली भुजा C है। अब अगर हमको ये तीनों भुजाएं दे दी गई हैं तो सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं, जिसको हम S से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल s। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा। परिमाप क्या होती है, तीनों भुजाओं का जोड़, तो हमने तीनों भुजाओं का जोड़ कर दिया बटे आधा कर दिया। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जब तीनों भुजाएं दी रहती हैं तो हम पहले तो अपना अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, फिर हीरोज का फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या कहता है, क्षेत्रफल बराबर √ S × S - A S - B S - C, खत्म। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अर्ध परिमाप लिखेंगे, फिर उसके भीतर हम अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटा देंगे, गुणा करेंगे, अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा घटा देंगे, फिर गुणा, अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा घटा देंगे। इस तरीके से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। सूत्र नंबर 3, त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाएं आपको दी गई हैं और उनके बीच का कोण दिया गया है। संलग्न का मतलब है जुड़ी हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई पड़ोसी भुजाएं। जैसे यहाँ पर इसमें एक भुजा AB और एक भुजा BC, इन दोनों की लंबाई दी है AB,
और इनके बीच का कोण दिया है थीटा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है क्षेत्रफल का 1/2 a इंटू बी साइन थीटा। अब एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो b है इस पर लंब डालना था, तो हमने यहाँ से AD लंब डाल दिया। अगर हमको ये AD की लंबाई मिल जाती तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल सकते थे। 1/2 b गुणा AD होगा कि नहीं, आधार गुणा आपका लंब। अब यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में अगर आप ये देखोगे कि ये साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया AD और कर्ण कितना हो गया आपका AB जो कि A है। तो AD बराबर कितना हो जाएगा, A साइन थीटा हो जाएगा। तो हमने AD की जगह क्या लिख दिया, A साइन थीटा लिख दिया। तो वहीं से ये फॉर्मूला बन गया 1/2 AB साइन थीटा। A क्या है, इस भुजा की लंबाई, और B क्या है, इस भुजा की लंबाई। तो दोनों भुजाओं का गुणा कर देंगे, 1/2 का गुणा कर देंगे उसमें, और साइन थीटा लिख दे का गुणा कर देंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आपको साइन थीटा की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा की केवल ये वैल्यूज आएंगी आपकी कुछ। साइन थीटा आपका 30 डिग्री के वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/2 होती है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का 1 होता है। ये बिल्कुल आप रट लीजिए क्योंकि ये आपका इसी से रिलेटेड है। अगर आपको सब कुछ आता होगा और साइन के वैल्यूज़ नहीं आती होंगी तो दिक्कत हो जाएगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर यहाँ पर कोण 29 डिग्री आ गया फिर, तो वो आपको साइन 29 डिग्री का मान सवाल में ही दे देंगे। ठीक है, ये जितनी भी कंडीशन है इनके अलावा जब भी मान आएगा तो सवाल में स्वयं से ही दिया जाएगा। ये 3 सूत्र आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे और बाकी के सूत्र पर सवाल बन सकता है। ये 3 तो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 4, त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं दे दी गई हैं। हमको क्या दे दिया गया है कि त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं दे दी गई हैं और हमको निकालना क्या है, निकालना है उसका क्षेत्रफल। तो उसमें कुछ नहीं करना होता है। ये जो माध्यिकाएं दी गई हैं M1, M2, M3, इनको आप एक तरीके से भुजाएं बना लो। पहली माध्यिका की लंबाई, दूसरी की, तीसरी की, और इनका आप अर्ध परिमाप निकाल दो। इन भुजाओं का क्या आ जाएगा आपका, SM बोलेंगे उसको, M1 + M2 + M3 बटे आपका 2 अर्ध परिमाप। और फिर उसमें हीरोज का फॉर्मूला लगा देंगे। हीरोज का फॉर्मूला क्या कहता है, SM में से M1 घटा देंगे पहली माध्यिका, फिर SM में से दूसरी माध्यिका घटा देंगे, SM में से तीसरी माध्यिका घटा देंगे। आगे का गुणांक ध्यान रखना, आगे 4/3 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके का सवाल आ गया तो आप इस फॉर्मूले के अलावा फिर वहां पर कुछ नहीं लगा पाएंगे। आपको ये याद होना ही चाहिए था। तो ये याद रखिएगा कि पूरा आपको क्या करना है, आपको यहां से भुजाएं नहीं निकालनी है, आपको इसी में हीरोज का फॉर्मूला लगाना है। बस आगे 4/3 का गुणा कर देना है। सूत्र नंबर 5 है, यदि तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष। पहले शीर्ष है x1/1, दूसरा x2/2, तीसरा x3/3। यहाँ x1/1 की जगह कुछ मान दिए होंगे, 1,2, y2/3 की जगह दिया होगा 3,-1, इस तरीके से दिया होगा कुछ भी। ठीक है, ये मान दिए होंगे। अब आपको फॉर्मूले से इसका क्या निकालना है, आपको इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं आपको याद करा देता हूं, किस तरीके से आप निकालेंगे। सबसे पहले तो 1/2 करेंगे, फिर वो ये बड़ा कोष्टक लगाएंगे और x1 से शुरुआत कर देंगे। यहां लिखेंगे x1, तो कोष्टक में आप by2 - by3, देखो 1 2 3 चल रहा है, 1 2 3, ऐसे ही फिर प्लस करेंगे। यहां x1 लिखा था तो अब x2 लिख लेंगे, और कोष्टक में देखो 2 के बाद क्या आता है 3, तो by3 - by1 प्लस x3/1 का 3 2 1 by2 - by1। ये देखो, अब इसको याद करने का तरीका देखो, 1 2 3, 2 3 1, 3 2 1। सबसे पहले आप x1 लिख लेना, x2 लिख लेना, x3 लिख लेना। देखो मैं एक बार फिर से लिखता हूं, ऐसे याद नहीं करना। x1 लिख लिया, प्लस में x2 लिख लिया, प्लस में x3 लिख लिया।
अब आपको क्या है, बाई के पद लिखने हैं। बाई को घटाने के रूप में लिखते हैं कोष्टक के अंदर। 1 लिखा है तो 2 - 3 बाई 2 - 3। 2 लिखा है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद फिर से 1 आ जाएगा। 3 लिखा है तो 3 के बाद क्या आएगा हमारा, 3 के बाद, तो 3 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो बाई 1 - बाई 2। ये ऊपर गलत लिख गया है, ये 1 2, ठीक है। क्रम, चक्री क्रम चलाते रहना है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है कि इस पर भी आपका सवाल किसी शिफ्ट में आ जाए। आगे बढ़ते हैं हम। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी हो। समबाहु त्रिभुज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज में क्या है, एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए होगी, तीसरी भुजा भी ए होगी, और बीच के कोण 60 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर हम अगर फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आपका क्या है, ए इंटू ए, दोनों भुजाओं का गुणा इंटू साइन थीटा, यानी साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से आपका जल्दी आ जाएगा क्षेत्रफल कितना, 1/2 ए स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इसको ही हम सॉल्व कर लेंगे तो √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरीके के सवाल में समबाहु त्रिभुज के बारे में क्या होता है, कभी कभी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि ये लंब की लंबाई पूछ देते हैं कि ए से डी पे लंब खींचा गया, इसकी लंबाई बताइए। तो लंबाई भी निकालने के दो तरीके हैं कि ये जो आपका शीर्ष लंब होता है यही माध्य का होता है समबाहु त्रिभुज के लिए, यही आपका सब कुछ होता है। तो ये सामने वाले को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी कि ये आपकी a/2 हो जाएगी, ये a हो जाएगी, और ये h है, इस h को निकालना है। तो इस h को आप निकाल सकते हो एक तो पाइथागोरस प्रमेय से कि a² बराबर h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप a² में से a²/4 घटा दोगे तो h² आ जाएगा, तो ये 3a²/4 तो बराबर h², तो h बराबर कितना आ जाएगा, √3/2a। तो यहाँ से आप ऊंचाई निकाल सकते हो। अगर आपको भुजा दी है और ऊंचाई निकाल ली तो √3/2 कर सकते हो। ये नहीं करना है तो अगर आपको ये क्षेत्रफल याद है तो आपको पता है कि क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है, वहां से भी क्षेत्रफल इतना ही निकल के आएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार आपका a है और ऊंचाई आपको पता करनी है h, तो h पता कर लेंगे। अब a से 1 कट गया और ये 2 से आपका ये 2 कट गया, तो h बराबर कितना आ गया, a√3/2। कभी कभी h निकालने को भी पूछा जाता है, और कभी कभी आपका जब भी फॉर्मूला पूछा जाए आपका तो √3/4 a²। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप फॉर्मूला तुरंत ड्राइव भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं और याद करने के बाद फिर हम फॉर्मूले को भूल जाते हैं या फिर कुछ गलत लिख देते हैं, जिसकी वजह से गलती हो जाती है। अक्सर समबाहु त्रिभुज में देखा गया कई बच्चे √3/2 कर देंगे या कहीं कुछ और कर देंगे, तो इस तरीके की गलती हो जाती हैं। इसलिए आप फॉर्मूले को एक दूसरे से रिलेट करके ही सीखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज के केस पर। समकोण त्रिभुज के आधार और लंब दिए हैं, तो हमको पता है क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब है लंब, यानी कि ये अगर आपका BC आधार है तो इस BC के लिए लंब कौन होगा, AB। यानी कि अगर हमको BC दिया है और AB दिया है तो हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 AB, यानी कि लंब गुणा आधार BC, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस और आता है और परीक्षाओं में इस स्पेशल केस के सवाल कईयों बनते हैं। ये स्पेशल केस क्या होता है कि B जो है, जहाँ से ये समकोण है ये त्रिभुज, यहाँ से एक लंब डाल दिया गया, शीर्ष लंब डाल दिया गया कर्ण पर D, और आपको इस BD की लंबाई ज्ञात करनी होती है। आपको A B C का तीनों की लंबाइयाँ दे दी जाएं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, हमें पता है कि ये देखिए आपका आधार हो जाएगा और ये शीर्ष लंब हो जाएगा। अगर आपको आधार और शीर्ष लंब दिए तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 BD गुणा C, ये C आ जाएगा BD। अब हमें एक और चीज पता है कि A और B की मदद से भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, तो वो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1/2 A गुणा B। दोनों क्षेत्रफल बराबर होने चाहिए क्योंकि एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं, तो इन दोनों को आपस में काट देंगे। तो यहाँ से BD निकालना आएगा, BD बराबर क्या आ जाएगा, AB/C। अब बहुत सी बार क्या है, लोग इस फॉर्मूले को रट लेते हैं।
मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये रटना नहीं है, हर बार ये एक स्टेप कर लेना है, ताकि आपको अब रट लोगे कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, कहीं सी ऊपर हो जाएगा, कहीं कोई कुछ हो जाएगा और कहीं आप ध्यान भूल जाओगे। तो केवल इतना ध्यान रखना कि ये क्षेत्रफल की तुलना के आधार पर निकला है, आप इस कंडीशन को लगाया करना, वहां से आपका आंसर आया करेगा। आपकी परीक्षा में 2-3 प्रश्न इस स्पेशल टाइप से आ भी चुके हैं। अब आ जाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं और नीचे ये जो आधार है ये अलग है आपका। तो यहाँ पर जब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक लंब डाल दिया। समद्विबाहु त्रिभुज में भी अगर बराबर भुजाओं के बीच वाले शीर्ष से अगर लंब डालेंगे तो वो माध्यिका के बराबर ही होता है। तो ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, ये b/2 और ये b/2। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये जो ऊंचाई अगर आपको मिल जाए तो हमें पता है सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 ऊंचाई गुणा आधार। आधार आपका b है ही। अब ये ऊंचाई कैसे मिलेगी, हमें पता है ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, h² प्लस b²/4, ये लंब प्लस आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे कर्ण के स्क्वायर के। तो यहाँ से आप h निकाल सकते हो। h² बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a² माइनस b²/h। तो ये 4 यहाँ हो गया, तो 4a² माइनस b²/4। ये h² हो गया, तो h बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ऊपर का अंडर रूट कर देंगे 4a² माइनस b², नीचे 4 का अंडर रूट करेंगे वो 2 आ जाएगा। अब इस h का मान हम वहाँ पर रख देंगे हमारे क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 h इंटू बी। तो h इंटू बी कितना है हमारा, h हमने निकाल लिया है, तो 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b² इंटू बी को आगे लिखेंगे तो ज़्यादा सही, नहीं तो कोष्टक लगा लेंगे। तो ये हमारे क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि ये क्षेत्रफल का सूत्र याद नहीं करना है। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को सवालों में अपनाओगे तो सूत्र से ज़्यादा सरल होगा। अभी लग रहा होगा कि सर हर सवाल में इतना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आंकड़े कुछ इतने सरल आएंगे कि ये करना ज़्यादा आसान बैठेगा बजाय इस फॉर्मूले को दिमाग में रखने के। अगला है सूत्र नंबर 9 और आखिरी नंबर का सूत्र है समबाहु त्रिभुज में विशेष परिस्थितियां। समबाहु त्रिभुज में कुछ विशेष परिस्थिति का सवाल है। कभी कभार इसका एक आध सवाल आ सकता है। चूंकि व्यापम हमको काफ़ी चौंका रहा है, काफ़ी आश्चर्यचकित कर रहा है, अच्छे अच्छे प्रश्न डाल रहा है, इसलिए हमने इस परिस्थिति को भी उठा लिया। ये परिस्थिति ये कहती है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई भी पॉइंट है, कहीं पर भी है, और इस पॉइंट से हमने लंब डाले हैं भुजाओं पर। इस पॉइंट से लंब डालें इन भुजाओं पर। ये P1 लंब है, ये P2 लंब है, ये P3 लंब है। और अब हमको या तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया गया या इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा पूछ दी गई। तो हम क्या करेंगे, तो हाँ, हम ये करेंगे कि भुजा का सीधा फॉर्मूला याद कर लो कि भुजा बराबर क्या होगी हमारी, 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। इन P1 P2 P3 की लंबाइयाँ आपको दी होंगी, यहाँ से आप भुजा निकाल लेंगे और भुजा निकल आई तो फिर आप फॉर्मूले से आप अपना क्षेत्रफल भी निकाल देंगे। क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होता है, √3/4a²। ये क्षेत्रफल होता है। नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे निकालेंगे, 1/2 a गुणा a इंटू साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, वो इतना होता है। ठीक है, फॉर्मूले पहले ही बता चुके हैं। शुरुआती जो 3 फॉर्मूले थे वो हमारे बेसिक्स थे, सबसे महत्वपूर्ण थे, वो आपको बिल्कुल बनने चाहिए। बाकी सारे फॉर्मूले आप निकाल लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स देखते हैं। ये स्पेशल टाइप्स पर सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। देखिए स्पेशल टाइप क्या है, यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्रमशः 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। देखिए, जब भी एक तरीके से आपकी सममित या समरूप वस्तुएं रहें, आकृतियां रहें, जैसे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज आपका एक छोटा है एक बड़ा है, चाहे कैसा भी है, ये हमेशा एक दूसरे के समरूप रहेंगे। इनकी शक्लें तो एक जैसी हैं, इनके कोण तो सब एक जैसे ही हैं, इनकी भुजाओं में अनुपात हमेशा एक बराबर रहता है, समरूप रहते हैं, हमेशा एक जैसी आकृतियाँ।
तो उस समय हम क्या लगाएंगे, अगर हमको भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात 2:3 दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब भुजाएं आपकी 1D होती हैं, 1 डायमेंशन, क्षेत्रफल आपका 2D होता है, 2 डायमेंशन। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं का वर्ग कर दिया करेंगे। ये भुजाएं हैं, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, और ये 4:9 हमारा आंसर हो जाया करेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम आपको और भी एक चीज महत्वपूर्ण बता दें कि यहाँ पर भुजाओं की जगह अगर ये भी लिखा है कि माध्यिकाओं का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात या शीर्ष लंबों का अनुपात या अंत मतलब और भी चीजें दे दी जाएं, उनका अनुपात इतना है, तो भी क्षेत्रफलों का अनुपात यही होगा। माध्यिकाओं का अनुपात अगर 2:3 है तो भुजाओं का अनुपात भी 2:3 ही होगा। ये चीज ध्यान रखना आप। अगला है, यदि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:16 दिया गया है, उनकी भुजाओं या माध्यिकाओं का अनुपात निकालना है। क्षेत्रफल का दिया है और भुजाएं, माध्यिकाएं, शीर्ष लंब किसी का भी दे दें, सेम एक ही अनुपात निकल के आएगा। आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल दिया है 25:16, तो आप वर्गमूल निकाल देंगे दोनों का, तो भुजाओं का अनुपात कितना आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। यही माध्यिकाओं का होगा, यही शीर्षलंब का होगा। कुछ भी लिख के आपको कंफ्यूज करें, आपका आंसर यही होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है, उसके बाद फिर हम आपको होमवर्क दिखाएंगे। ये होमवर्क आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले ये मैं ध्यान भूल गया था यहाँ पर लिखना, लेकिन अभी मुझे ध्यान आ गया है। ये माध्यिकाओं को लेकर एक बात है। आपकी जो माध्यिका होती है, ये आपका एक त्रिभुज बना हुआ है ABC। यहाँ पर आपकी जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसका मतलब क्या है, हमने ये माध्यिका बना दी AD एक माध्यिका बना दी, ये त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी कि इस तरफ का क्षेत्रफल और इस तरफ का क्षेत्रफल दोनों का ही बराबर होगा। क्यों बराबर होगा आप समझ भी सकते हैं कैसे, कि मान के चलिए हमने यहाँ से एक शीर्षलंब डाला, ये शीर्षलंब हो गया और ये हमारी माध्यिका हो गई, ये माध्यिका हो गई, दोनों को थोड़ा अलग अलग कर लिया। तो अब देखिए, इस वाले हिस्से के लिए भी यही शीर्षलंब होगा और इस वाले हिस्से के लिए भी यही शीर्षलंब होगा, और ये आपकी b/2, ये आपकी b/2 हो जाएगी, दोनों की लंबाइयाँ अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज का निकालोगे तो 1/2 b/2 इंटू h तो वही सेम रहेगा, और इस वाले के लिए भी 1/2 b/2 इंटू h, यानी कि क्षेत्रफल बराबर होंगे। बहुत सही बात हमने समझी है। अगर हम यहाँ पर एक और खींच दें, ये तीनों माध्यिकाएं खींच दें, तो ये तीनों माध्यिकाएं आपके कितने हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं त्रिभुज को, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 हिस्सों का क्षेत्रफल आपका कैसा रहता है, 1 बराबर रहता है। 6 हिस्सों का क्षेत्रफल कैसा रहता है, 1 बराबर रहता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको एक हिस्से का क्षेत्रफल दे दें कि एक हिस्से का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 20 × 6। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर कभी कभी ऐसा चित्र बना देते हैं, ऐसा चित्र बना देते हैं कि ये आपका मध्य बिंदु है, ये आपका मध्य बिंदु है, ये आपका मध्य बिंदु है, और इस तरीके से तीनों को मिला दिया गया। तो यहाँ पर भी ये जो त्रिभुज बनते हैं सबके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, 1 2 3 4। तो ये पूरे चारों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर एक का क्षेत्रफल 15 है तो पूरे का क्षेत्रफल 60 होगा, पूरे का क्षेत्रफल 60 है तो एक का क्षेत्रफल आपका 15 होगा। ये 2 चीजें आप दिमाग में हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, इन पर प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको कोई सवाल नहीं कराया है, केवल मैंने आपको विभिन्न पूरा त्रिभुज आपका कंप्लीट करा दिया। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर होमवर्क में कुछ सवाल लिखे हैं, ये सवाल हैं। ये सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इन सवालों को अभी आप हल करिएगा और फिर इनको आप इनके हलों को रख लीजिएगा। टेलीग्राम पर ही हम इनके आंसर बता देंगे, और आंसर बताने के साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे, फिर अगर आप में किसी आंसर में दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। ठीक है, या तो लाइव क्लास में सॉल्यूशन करा देंगे या फिर हम किसी लेक्चर में एक रिकॉर्डेड लेक्चर ही डाल देंगे सॉल्यूशन का।
एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझसे छूट गया, उसको भी ध्यान रख लीजिए। त्रिभुज को पूरा ही खत्म कर देते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिवृत्त व अंतःवृत्त की त्रिज्या से संबंध। परिवृत्त यानी कि सरकम सेंटर परिकेंद्र, और अंतःवृत्त यानी इन सेंटर अंतःकेंद्र। परित्रिज्या अगर आपको दी है r, तो आपकी तीनों भुजाओं के गुणा, ये अगर आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज की तीन भुजाएं, ये a सेंटीमीटर, ये b सेंटीमीटर, ये c सेंटीमीटर है, तो a b c का गुणा और बटे ये 4, ये क्षेत्रफल है। ये आपका क्या है, क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, अंतः त्रिज्या का होता है क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। ये किसको प्रदर्शित करती हैं, अर्ध परिमाप को। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आपका प्रश्न यहां पर बन सकता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद आपका दूसरा लेक्चर रहेगा, जहां पर हम सभी प्रकार के चतुर्भुजों के और उनके जो भी क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न आते हैं जिस तरीके के, उन सभी को सीखेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।